हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आवाज़ उम्मीद करता हूँ सही आ रही होगी क्योंकि मैं बाद में ही चेक करूँगा। और आज मेरा मुंबई में लास्ट डे है। आज मैं मुंबई से जा रहा हूँ। तो मुंबई में मैंने जो 5 दिन बिताए हैं उसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस और जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी क्या फ्रेश मेमोरी है। अभी मुंबई में ही हूँ, आज मुंबई छोड़ दूँगा तो सब एक्सपीरियंस है मेरे पास। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग ये बोलते कि आपने हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। फिर उसको कोई दूसरा उसके जैसा भाई बंधु लिखता है कि हाँ हाँ, ये आदमी में एरोगेंस है, इसने हमारे भी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। या कुछ लोग, बॉस एक बात समझ लो, ये जो कंफर्टेबल जोन में रह करके आप लोग कमेंट करते हो, सवाल करते हो, मैं उसके रिप्लाई नहीं करता। अगर आपको, आप वाकई में सीरियस हो, भले मुझे क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो, और अगर इतने ही दिल से क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो, शिद्दत है, तो इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पे आके कमेंट करो ना। उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म से एग्जिट होना पड़ेगा, यूट्यूब से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। उतनी मेहनत कौन करता है? तो सिंपल सा है कि यार, ऊपर वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके कुछ भी लिख दो, आदमी तो वेला है ही है, वो जवाब देगा ही देगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो और दूसरा, मैं नेगेटिव और बायस लोगों को रिप्लाई नहीं करता हूँ। नेगेटिव लोगों, मुझे कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, पर मेरे को ये मालूम रहता है कि आप लोगों के शब्द, जो आपने शब्द चुने होते हैं अपने सेंटेंस बनाने में, उससे ये मालूम पड़ जाता है कि आप लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है। और जो बायस लोग होते हैं, बायस लोगों का मतलब ये होता है कि आपने पहले आंसर अपने दिमाग में तैयार कर लिया और बाद में रिप्लाई किया। तो जैसे मैंने मुंबई को लेके कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया था अभी एक वीडियो में, तो उसमें लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, आप भी मोबाइल पे बात करते हो, या वो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, और एक जो हर समय बात करना मोबाइल पे किसी ना किसी के साथ या गाने सुनना, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर अगर आपको ये गलत लगता है तो हो सकता है ये गलत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेरा नज़रिया है वही सबका नज़रिया हो। पर अब चलो ये बात छोड़ करके हम बात करते हैं कमेंट, मतलब एक्सपीरियंस की, कि भाई मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहला तो मुंबई का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि अ, जो भी मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो भी मेरी गोवा को ले करके रिस्पेक्ट थी, या अपने सही फैसले को मैंने, मतलब अपने फैसले को सही माना था, मुंबई को देखने के बाद मतलब उस पर जो गर्व था मुझे अपने ऊपर, या मैंने सही फैसला लिया, वो डबल हो गया समझ लो। क्योंकि क्या है कि आप जब तक कंपैरिजन नहीं करते हो ना, आपको राय नहीं बनानी चाहिए। मैंने कभी नहीं बोला कि गोवा सबसे अच्छा है, पर गोवा बाकी जगहों से अच्छा है। जब मैं बाकी जगहों को एक्सप्लोर नहीं करूँगा तो मैं गोवा के बारे में अगर मैं कुछ स्टेटमेंट देता हूँ तो वो बायस स्टेटमेंट हो गया। और क्योंकि मैं 2016 में मुंबई आया था, और गोवा शिफ्ट होने के बाद अब पहली बार आया हूँ, तो कंपैरिजन मालूम पड़ रहा है, वो फ़र्क दिख रहा है मुझे कि क्या फ़र्क है। और जब ये वीडियो, ये सब चीज़ मेरी फैमिली देखेंगी, तो उन्हें पहले से ये एहसास है, क्योंकि वो भी दिल्ली से आए हैं। वो आज भी हम लोगों के आपस में बातचीत होती है कि हम लोग अपने आप को इतना खुश मानते हैं कि हम गोवा में हैं, तो हम तुलना करते हैं दिल्ली से, मुंबई से। कभी कभी तो मजाक तक उड़ाते हैं कि यार, मतलब क्यों लोग ये ज़िंदगी जी रहे हैं, रीज़न क्या है उसका। तो मतलब इतनी भीड़, इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पर रहते हैं। अभी मैं परसों चर्च गेट से बांद्रा के लिए मैंने लोकल ट्रेन ली, और मुझे बांद्रा में उतरना था। और मैं जनरली दोपहर को जाता था और 8 बजे के बाद आता था, ताकि भीड़ कम मिले मेट्रो में। तो मेट्रो कह रहा हूँ, सॉरी, लोकल ट्रेन में। और मेरे लोकल ट्रेन में घूमना मेरा बड़ा शौक है, क्योंकि मतलब ज़्यादा लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग क्लास के लोग होते हैं। स्टेशंस पर आप कभी, आप कुछ मत करना, मुंबई या मुंबई जैसी किसी जगह पर जाना, या कहीं पे भी मेट्रो सिटी में, किसी बस स्टॉप पे, किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी मेट्रो के स्टेशन पर आधे घंटे के लिए बैठना और देखना लोगों को, तो आपको दिखेगा कि यार, अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग, और उनकी अलग अलग परेशानियाँ, कुछ खुश मिलेंगे, कुछ एक्साइटेड मिलेंगे, कुछ दुखी मिलेंगे, कुछ फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगे। तो मैंने उस दिन मैं जल्दी आ गया, मतलब मैं
तकरीबन 7 बजे के आसपास की बात होगी, 6:30-7 बजे की। तो बहुत भीड़ थी और माहिम आ चुका था, माहिम के बाद बांद्रा आता है। तो मैं माहिम से पहले से ही मैं गेट की तरफ आने लगा कि किस तरफ आएगा स्टेशन, राइट या लेफ्ट में मैंने पूछ लिया था। तो किसी ने बताया कि राइट में स्टेशन आएगा, तो मैं धीरे धीरे आगे, तो लोगों ने बोला अभी तो माहिम आना है, उसके बाद आएगा। अब मुझे ये चिंता थी कि अगर मैं आगे नहीं गया तो मैं उतरूँगा कैसे। तो माहिम भी आ गया जी, भीड़ और बढ़ गई। तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा यार मेरे को बांद्रा उतरना, मैं उतर जाऊँगा? कह रहा हाँ बड़े आराम से उतर जाओगे। कह रहा आप नहीं उतरोगे, लोग उतार देंगे आपको, आपको ना उतरने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उतरने के लिए नहीं। फिर उसने थोड़ी देर बाद मुझे बोला, कह रहा थोड़ा ना जल्दी से उतरना अपनी तरफ। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे लोग उतर रहे। कह रहा नहीं, अगर आपने जरा सा भी फ्लो डिस्टर्ब किया तो जो बाहर से भीड़ आएगी वो वापस आपको अंदर धकेल देगी। और वाकई में जेन्युइनली ऐसा ही हुआ। बिल्कुल जब गेट से मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर उतरने लगा तो मतलब एक भीड़ मुझे अंदर की तरफ को धक्का दे रही थी और मुझे उनमें से ऐसे ऐसे करके निकलना पड़ा। और लोग इस पे देखो, ये मेरा रिसर्च का अंदाज है, मैं इस तरीके से चीज़ों को समझता हूँ, देखता हूँ। ये मैं होटलों में नहीं जाके रहता हूँ, गए 2-4 हज़ार 5 हज़ार का रूम लिया, होटल में रहे, टैक्सी करी, घूमे फिरे, नहीं। मैं बस में जाता हूँ, मैं लोकल ट्रेन्स में जाता हूँ, मैं हॉस्टल्स में रहता हूँ जहाँ भांति भांति के लोग मिलते हैं। अभी मुंबई में इतनी अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, 40-40 माले की इमारतें बन रही हैं, उससे भी ज़्यादा की होंगी। इतना लोड ये शहर झेल पाएगा, आप खुद सोचो। मतलब मेरे हॉस्टल में, इस हॉस्टल में 2 दिन से पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वाटर टैंकर है उनकी स्ट्राइक चल रही है। तो मैंने कहा कि उनकी स्ट्राइक से आपका क्या मतलब, आपके पास गवर्नमेंट का सप्लाई तो पानी आता होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो पुरानी हैं तो उनको बीएमसी ने सप्लाई नहीं दिया है पानी का, वो हमेशा। मैंने कहा तो इतने सालों से ये टैंकर का ही पानी यूज़ कर, कह रहे हैं हाँ पूरी बिल्डिंग अपना अपना टैंकर मंगवाती है और टैंकर से ऊपर टैंक भरते हैं, 10,000 लीटर का टैंकर आता है। और अभी वो टैंकर्स की स्ट्राइक चल रही है 2 दिन से, तो वो टैंकर नहीं आ पा रहा, तो पानी नहीं है। मैं खुद बाहर जो पब्लिक जो टॉयलेट होते हैं सुलभ शौचालय टाइप के बीएमसी के, थोड़े बस ये है कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी के हैं, हाइजीन है, थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, तो इसलिए यूज़ भी कर पाए। नहीं तो मजबूरन मुझे फिर किसी होटल में जाना पड़ता। पर ओवरऑल जो चीज़ मैं सोच के आया था कि मुझे वो चीज़ देखने को मिले, वो चीज़ उससे ज़्यादा देखने को मिली। वो थी बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा शोर। मतलब लोगों को मैंने सड़क पार करने का जंग लड़ते हुए देखा। ट्रैफ़िक को उस भीड़ में से गाड़ी निकालने के जंग लड़ते हुए देखा, क्योंकि अगर नहीं निकली तो सिग्नल हो जाएगा। एक-एक सिग्नल 180 सेकंड, 190 सेकंड के थे, सोचो। और हर 10 कदम पर सिग्नल ही सिग्नल, इतनी कंस्ट्रक्शन, कितने आप रोड बनाओगे, कितने फ्लाईओवर बनाओगे। दूसरा एक चीज़ मैंने बॉम्बे में नोटिस करी, वो है जो मार्केटिंग है, जो पब्लिसिटी है। मतलब कोई बस नहीं बची जिसके ऊपर किसी कंपनी का विज्ञापन ना लगा हो, ऐड ना लगी हो। होर्डिंग से भरा पड़ा है शहर। बस, ऑटो, टैक्सी, हर जगह जहाँ जहाँ जगह मिली उनको, वहाँ वहाँ उन्होंने अपने बैनर पोस्टर चिपका डाले। वो दिन दूर नहीं जब हर आदमी को 2 रुपए दिए जाएंगे और कहेंगे कि ये ना सुबह से शाम तक ये बैनर अपने पीछे चिपका लेना, पीठ के पीछे लगा देना ये पोस्टर, हम आपको 2 रुपए देंगे। ऐसा भी होता वो, मतलब। और सब पब्लिक को 2-2 रुपए दिए जाएंगे और हर एक दूसरे का बैनर पढ़ सके। ये हर एक के पीछे एक चल रहा है, भाग रहा है, तो वो उसकी ऐड पड़ेगा और उसका प्रोडक्ट खरीदेगा, और उसके पीछे वाली ऐड को कोई पीछे वाला पड़ेगा। मतलब मजाक वाली बात नहीं है, ऐसा होना हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, आप कमाल की बात देखो कि जितने भी मैं होर्डिंग बता रहा हूँ इसमें 40-50% होर्डिंग पॉलिटिशियंस के हैं। मतलब जो ऑलरेडी एक करंट गवर्नमेंट चल रही है, जो आज आप करंट गवर्नमेंट है, आप को दुनिया जानती है, आप हो पोस्ट पर, आप ही अपने पोस्टर क्यों लगा रहे हो? कोई गुमनाम आदमी लगाएगा तो समझ में आता है। तो मतलब इतने बैनर, इतने पोस्टर फिल्म स्टारों के, पॉलिटिशियन ने तो 40% तो समझ लो एरिया उन्होंने ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। और मुझे ये ज़्यादा इसलिए लग रहा है, हालांकि मैं बॉम्बे में रहा हूँ, पर जब मैं बॉम्बे में रहा हूँ वो मतलब यहाँ तो मैंने बचपन में फर्स्ट से लेकर फर्स्ट तक, नर्सरी से फर्स्ट तक पहला स्कूल मेरा यहीं हुआ था। उसके बाद मैं फिर फिफ्थ में यहाँ आया, फिफ्थ मैंने यहाँ किया। उसके बाद जब मैंने घर छोड़ा था तो उसके बाद मैं यहाँ आया था।
तो उन दिनों में और आज में बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके बाद मैं 2016 में भी सोलो ट्रैवलिंग के साथ आया था। अपनी फैमिली के साथ मैं शादी के बाद 2 बार आ चुका हूँ। उस बीच में 2016 में मैं लास्ट जो था वो 5 दिन के लिए अकेले रहने आया था। तब मैं बॉम्बे सेंटर के आस-पास रहा था। तब मैं पहली बार डॉर्मेट्री में रुका था। उससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि डॉर्मेट्री, बंक बेड, हॉस्टल्स क्या होता है। तो मैं पहली बार उस समय डॉर्मेट्री में रुका था। फिर 2018 से मैंने ट्रैवलिंग शुरू करी और अभी कोविड की वजह से 2 साल का गैप आ गया था, तो अब मौका मिला तो फिर से। आज मुंबई में मेरा ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा क्या है जी, हम तो फ़कीर हैं, झूला उठा के चल देंगे। तो देखते हैं मैं और मेरा झूला कहाँ तक जाते हैं। मौसम अच्छा है, दोपहर में गर्मी हो जाती है, तो शाम को अच्छा मौसम हो जाता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया गया मैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया पे मैंने, जब हम बचपन में आते थे यहाँ पर, या मैं एक बार अपने डैडी के साथ आया हूँ 1-2 बार, या और भी कभी हम आए हैं, तो उतनी ही बोट होती थी जो टूरिस्टों को लेकर के जाती थी। पर अभी बहुत सारी प्राइवेट बोट्स, यॉट, पता नहीं क्या-क्या। एक मरीन ड्राइव मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा, पर वहाँ बैठने के लिए आपको जगह ढूँढनी पड़ती है, क्योंकि आपको गेटवे ऑफ इंडिया से सनसेट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अपोज़िट साइड में है। मुंबई ऐसे लंबाई में बना हुआ ना, वी शेप में। तो गेटवे ऑफ इंडिया इस तरफ है, तो वहाँ पे सनसेट नहीं दिखेगा, वहाँ से सनराइज़ दिखेगा। इधर से आपको मरीन ड्राइव से सनसेट दिखता है। तो मैं बिल्कुल राइट टाइम पे पहुँच गया था, चर्च गेट उतरा और मैं मरीन ड्राइव पहुँचा, पास में ही था, पैदल-पैदल चले गया। तो मरीन ड्राइव में इतनी भीड़ थी, आपने देखा होगा वीडियो में, कि उसमें बैठने के लिए आपको जगह ढूँढनी पड़ती है, कहाँ पे आपको गैप मिल जाए। फिर वो बैठा मैं वहाँ पे, पर वहाँ पर वो मैं ऐसे हाथ में मोबाइल लेके कमेंट्री तो नहीं कर पाया, पर मैं वो सनसेट इतना प्यारा व्यू था, मैंने उसको थोड़ा-सा शूट किया। उसी का एक वीडियो बना के डाल दिया, शायद आप लोगों ने देखा हो। हालाँकि उसमें मैंने कुछ कहा नहीं है। पर वो सनसेट को देखना एक अच्छा नज़ारा था। दूसरा, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा क्या लगा कि सामने एक बहुत सारी बिल्डिंगों का, एक बहुत कंक्रीट का जंगल का एक शहर था, जो धीरे-धीरे जैसे-जैसे अंधेरा हो रहा था, उसमें एक-एक करके लाइट जलने लगी और रात को वो एकदम जगमगाते सितारे दिखने लगे, पर वो डमी थे। ओवरऑल कंक्लूज़न मैं बोलूँ आपको तो लाशों का शहर है, ज़िंदा लाशों का शहर। और जिन लोगों को मेरी ये बात बुरी लग रही है, जो मुंबई से हैं या मुंबई में रहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 90% लाशों का शहर है, ज़िंदा लाशों का। मटेरियलिस्टिक और डर और अनसिक्योरिटी की बहुत हावी है। तो जिन लोगों को बुरा लगेगा, वो अपने आप को उस 10% में रख लेना, जो मैंने छोड़ा है। बाकी 90% मैंने देखा कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ प्रॉफिट। मैंने एक छोटे से छोटे चाय वाले से लेके और हाई फाई लोगों को भी ऑब्जर्व किया, देखा, ऐसी कुछ जगहों पर भी गया। पर अल्टीमेटली हर कोई अपना करियर डिस्कस कर रहा था, हर कोई अपना, या तो बहुत करंट जो उसका सिनेरियो, जो रिलेशन चल रहा था, उसको डिस्कस कर रहा था। मरीन ड्राइव वगैरह में मैंने देखा, बाकी लोग वही 2 दिन 3 रातों का पैकेज लेकर के जो आए हुए थे टूरिस्ट, तो वो तो चेकलिस्ट थी कि गेटवे ऑफ इंडिया गए गए, जू बीच गए गए। मैंने केवल गेटवे ऑफ इंडिया जाना था और मरीन ड्राइव जाना था, और एक मैं हाजी अली, जू बीच और बहुत सारे इलाके हैं। हालांकि जू बीच में इस्कॉन टेम्पल में को जाना था, मैं जाता हूँ वहाँ पर जब भी मैं बॉम्बे में आता हूँ, इस्कॉन टेम्पल दर्शन करने नहीं, मतलब मैं वहाँ जाता हूँ, माहौल थोड़ा उनका अच्छा होता है, और वो शाम को खिचड़ी मिलती है वहाँ पे आरती के बाद, तो वो एक अच्छा माहौल होता है। दूसरा, उनकी अपनी बेकरी भी है, आप वहाँ से भी कुछ आइटम लेके खा सकते हो परचेज करके, तो वो भी एक अलग क्वालिटी होती है उसकी। बस दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है। आलू बोंडा वहाँ का अच्छा मिलता है, आलू बोंडा वड़ा पाव जैसा ही होता है। ये व्यू पता नहीं आप लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं तो मैं आपको ये दिखाता। क्या है व्यू, बिल्डिंगें खड़ी हैं, कंक्रीट का जंगल है, हर आदमी भाग रहा है एक दूसरे के पीछे। यही लोग जब भागते भागते थक जाएंगे, इनमें से कुछ लोग, फिर उनको एहसास होगा कि जीवन में हमने क्या गवा दिया। क्योंकि जीवन बैलेंस का नाम है। अगर आप एक ही चीज़ में, मैंने एक चीज़ और एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं यहाँ पर हॉस्टल में और लोकल ट्रेन में और 1-2 जगह और मैं
19 से 25 साल तक के लड़कों से मिला, लड़के और लड़कियों से, 19 से 24-25 साल तक। और मैंने एक कॉमन चीज़ पाई कि उनके अंदर करियर को लेकर के इतनी उत्तेजना थी, इतना एक्साइटमेंट था अपने करियर को लेके, और इतना प्रेशर था कि हम बैकवर्ड क्लास से आते हैं इसलिए हमें कामयाब होना है। कुछ ने बोला कि नहीं नहीं, अल्टीमेटली देखो कुछ कह लो पर पैसा तो चाहिए ही चाहिए। मतलब उनके ऊपर पैसा कमाने का सपना बहुत हावी था, पैसा ना कमा पाने का डर बहुत हावी था। जो भी अभी तक पढ़ा है लिखा है, माँ बाप ने जैसे तैसे करके पढ़ाया है, उसके उस उम्मीदों पर या उसके कंपैरिजन में खरा उतरना का बहुत बड़ा दबाव था उनके ऊपर। मैंने उनसे पूछा, पर अगर एक आदमी को जो इस क्लास में, जो आपका क्लास है, उस क्लास में जीने के लिए आपको इतने पैसे तो बहुत है। उन्होंने कहा हाँ। तो मैं कहा इतने पैसे तो आप बिना प्रेशर के भी कमा लोगे। पर वो कह रहे कि नहीं, इतने तो चाहिए चाहिए, इसके ऊपर भी तो चाहिए, फिर आगे कैसे करेंगे। फिर काल्पनिक सपने थे कुछ लोगों के, काल्पनिक सपने। क्या होता है सपनों में और आपकी रियलिटी में सामंजस्य जरूर होना चाहिए। सपने देखने बहुत ज़रूरी हैं, पर बंद आँखों से नहीं, खुली आँखों से। बंद आँखों वाले सपने काल्पनिक होते हैं, खुली आँखों वाले रियलिटी के साथ एक तालमेल बिठा के चलते हैं। कि अब आप सब बोलोगे मैं तो चाँद पर जाऊँगा, तो हो सकता है चले जाओ। पर अगर आप अपने परिस्थिति और अपने एनवायरनमेंट से अगर उस सपने को तुलना करो तो आप कहोगे पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई नासा का साइंटिस्ट, कोई एस्ट्रोनॉट्स का बेटा या उसका कोई उस फील्ड से संबंधित कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोले कि हाँ मैं चांद पर जाऊंगा, तो तो भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भी मतलब मैंने जो 19 से, सबसे छोटी उम्र का लड़का मुझे 19 साल का मिला, एक 20 साल की लड़की मिली, और बाकी जो लोग मिले वो सब 24-25 तक के थे। तो मैंने ये पाया कि मतलब 3 चीज़ें कॉमन पाई। सपने, सपने पूरे ना होने का डर, और माँ बाप ने या जो भी परिस्थितियों ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है उस परिस्थितियों के हिसाब से खरा उतरने का दबाव। और इसमें कोई उनका मतलब सबको कुछ पाना था। इनमें से मैंने जिनसे भी बात करी वो कहीं रुकना नहीं चाह रहे थे कि इतना पाने के बाद हम रुकेंगे, तब हम इतना जब हमें आने लग जाएगा तो हम जीवन के और क्षेत्रों में काम करेंगे। वो क्षेत्र हेल्थ हो सकता है, हेल्थ को साथ लेके चलना चाहिए। इनमें से किसी का हेल्थ मुद्दा नहीं था। इनमें रिलेशन होते हैं माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, जो भी रिलेशन है उसके बारे में, क्योंकि जो उसमें था तो उसके लिए भी अब पैसा ज़रूरी हो गया। अल्टीमेटली मैंने पाया कि भौतिकतावाद बहुत हावी था, जिसकी वजह से डर बहुत हावी था। तो मैं कंक्लूज़न वही जो मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल से जब लोगों से मिला, गांव में रुका हर जगह, तो मैंने पाया कि बड़े शहरों में वो लोग आए हैं जिनके सपने बड़े थे और हकीकत से कम मेल खाते थे। जिनके सपने हकीकत से मेल खाते थे पर बड़े भी थे, वो तो बन गए बड़े। जिनके सपने हकीकत से मेल खाते थे, वो अपनी एक ज़िंदगी फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक जी पा रहे हैं। कुछ वो लोग आए बड़े शहरों में बड़े सपने लेके, पर उनकी रियलिटी से मेल नहीं खाते थे। मतलब रियलिटी से मेरा मतलब है कि उनके अंदर वो आईक्यू लेवल नहीं होगा, उनके अंदर वो समझ, वो बुद्धिमत्ता नहीं होगी, उनकी फाइनेंशियल वो परिस्थिति नहीं होगी, उनकी पारिवारिक की वो स्थिति नहीं होगी, अगर कमा भी लिया तो भी अपने ऊपर नहीं खर्च पाएगा, घर की स्थिति ऐसी होगी। और वो अगर बड़ा सपना देखे तो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ा सोचो। और बड़ा सोचना और बड़े सपने देखने में अंतर होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी कुछ कम्युनिटी ऐसी होती है दो चार लोगों की, अरे ये बैठ के चाय पर बकबक करता है। अभी किसी व्यक्ति ने पिछले हफ्ते भर पहले कुछ कमेंट किए थे, अरे अपने चैनल का नाम से ट्रैवल हटा दे, ट्रैवल तो तू करता नहीं है, चाय पी के बकबक करता है। एक ने बोला कि यार मैं ये बड़ा हैरान हूँ कि यार एक आदमी चाय पी के अपने बीवी बच्चों से बातें कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और उसको भी 500,000 लोग देख रहे हैं। ऐसे पागल को उसने ऐसे लिखा। तो मैंने उसको बोला आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे पागल को, ऐसे बकवास वीडियो को लोग देख भी रहे हैं और कुछ लोग तो कमेंट भी करते हैं। चलो, ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।